हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है इस वीक के सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक के स्पेशल सेशन में, जिसका आपको पूरा वीक इंतज़ार रहता है। इस सेशन में मैं आपके साथ इंग्लिश में मैथ्स का लॉजिक शेयर करता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जिनके हाथ पैर कांपते हैं इंग्लिश को देख करके, सेंटेंस बनाना नहीं आता, एग्ज़ाम में समझ में नहीं आता क्या करना है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये सेशन है। आपको अपने लैंग्वेज साइंटिस्ट की तरह, जैसे लैंग्वेज साइंटिस्ट पढ़ता है ना लैंग्वेज को, वैसे मैं आपको अप्रोच करना सिखाता हूँ। सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक के अंदर हम हर वर्ड को, हर सेंटेंस के हर वर्ड को उसकी जगह बता करके उससे जुड़े हुए सभी ग्रामर रूल्स और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे अपने आर्टिकल को आज के। ये अपन ने लिया इकोनॉमिक टाइम्स से, है ना। आर्टिकल बनाया है एक दिल्ली गाजियाबाद की तरफ की एक पान मसाला की कंपनी है ना। पान मसाला बनता है ना, पान विलास, शौक बड़ी चीज़ है। तो वैसे एक पान मसाला कंपनी है जो कि पान मसाला तो बना रही थी लेकिन चोरी छुपे, ताकि जीएसटी को इवेड कर पाए, टैक्स की चोरी कर पाए। तो इसको इन्होंने पकड़ लिया जीएसटी वालों ने, उसके ऊपर ये आर्टिकल बना हुआ है। तो इकोनॉमिक आर्टिकल है, यही पान मसाला वसाला के ऊपर बना हुआ है, रजनीगंधा और पान विलास के ऊपर। चलिए शुरू करेंगे। ये हमारा पहला सेंटेंस है आर्टिकल का। सबसे पहले मैं इसको सिंपल तरीके से पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा एसबीटी से इसको कैसे पढ़ना है ना। देखो, सेंट्रल GST authorities have detected a tax evasion of over ₹830 crore by an illegal pan masala manufacturing unit here and arrested a person for his involvement according to an official statement। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। कह रहे जो सेंट्रल GST अथॉरिटीज़ है ना, देखो GST स्टेट का भी होता है और सेंटर का भी होता है, पर सेंटर की अथॉरिटियाँ ही GST को इन्फोर्स करती हैं। GST का ऑफिस जो है एक्साइज डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो कह रहे सेंटर GST जो अथॉरिटी है ना, उन्होंने डिटेक्ट किया है, उन्होंने पकड़ा है। डिटेक्ट करना मतलब पकड़ना, किसको? एक टैक्स इवेजन को। इवेजन का मतलब है बचना, चोरी करना, है ना। टैक्स इवेजन का मतलब है टैक्स देने से बचाव करवाना, मतलब टैक्स की चोरी करना। तो कह रहे इन्होंने पकड़ा है टैक्स इवेजन के केस को, जो है 830 करोड़ से ओवर का ज़्यादा का, ठीक है। और किसके द्वारा था ये? एक इलीगल पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा था, एक गैर कानूनी पान मसाला को बनाने वाली प्लांट के द्वारा था। और कहाँ पे? हियर, यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर जो भी सिटी पड़ी हुई है गाजियाबाद, नोएडा, उसी वहाँ की बात कर रहा है हियर। कह रहा है और अरेस्ट किया इसी अथॉरिटीज़ ने, अरेस्ट किया एक पर्सन को उसकी इन्वॉल्वमेंट के लिए। और किसके अंदर? इस काम के अंदर, इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट, सरकारी स्टेटमेंट के हिसाब से। समझ गए? सिंपल सेंटेंस, रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। अथॉरिटी ने पकड़ा है एक टैक्स इवेजन को 830 करोड़ का, जो कर रहा था एक इलीगल पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे, इस जगह पे। और इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया एक इंसान को। और ये कहने वाले कौन है? ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब इस सेंटेंस को अपने पढ़ेंगे एसबीटी मेथड से, आपको समझ में आए सेंटेंस बना कैसे हुआ है, पढ़ेंगे। बट उससे पहले, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और क्वालिटी टेस्ट सीरीज चाहते हो, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा परीक्षा ऐप। इस पे YED 50 कोड लगाने पे YED के सभी मेंबर्स को 50% ऑफ मिलता है किसी भी टेस्ट सीरीज पे। SSC पे भी लगेगा, बैंक्स पे भी लगेगा, रेलवे पे भी लगेगा और किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम पे भी लगेगा। अब ये कोड कैसे लगाना है और कैसे डिस्काउंट मिलेगा आपको, ये मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। कुछ इस तरह की ये ऐप है। डाउनलोड करने के बाद अपना लॉगिन ID पासवर्ड है ना, सब लगाने के बाद आप अपने एग्जाम्स को सेलेक्ट करें, बैंकिंग को, SSC को, UPSC को, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहां से आप चेंज कर सकते हैं एग्जाम को। यहां हमने SSC चूज किया हुआ है। नीचे जाकर के रेकमेंडेड टेस्ट सीरीज में जाएं। जैसे मैंने यहां पे CHSL को अप्लाई किया, तो CHSL में मुझे दिखे 25 टेस्ट, कितने के? 279 रुपीज के। अब ये 25 टेस्ट के लिए आपको 279 पे नहीं करना है, आपको सिंपली यहां पे क्लिक करके YED 50 कोड को अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 280 की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 140 रुपए में। अच्छे टेस्ट है, क्वालिटी भी अच्छी है, बस कोड याद रखें YED 50 और आज ही अप्लाई करके टेस्ट सीरीज को बाय करें। इस ऐप का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाओ इसको एसबीटी से पढ़ते हैं। यहाँ पे सभी नाउन्स हैं ग्रीन में आपके सामने, सभी एडजेक्टिव्स हैं ब्लू कलर में आपके सामने, कंजंक्शंस को येलो कलर दिया हुआ हमने, एडवर्ब्स होंगी पिंक कलर में ऊपर लिखा हुआ है, और वर्ब्स होंगी रेड कलर में। ये जानबूझ के मैंने किया है ताकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता लगे। इसके अलावा भी कुछ रह जाए, अगर वो डार्क ब्लैक में हो तो प्रेपोजिशन है, और अगर डार्क ब्लैक में ना हो तो वो आर्टिकल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने नॉमेनक्लेचर और सबको कलर दिया हुआ अलग अलग। अब देखो देखने वाली चीज़ क्या है, 3 रूल्स हैं, हर बार समझाता हूँ, फिर से आपको समझना उन रूल्स को। अगर किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को पकड़ना हो तो नंबर 1 रूल ये ख्याल रखें, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा।
और सब्जेक्ट की एक वर्ब होगी। इतनी बात ख्याल रखें, जितने सब्जेक्ट उतने ही वर्ब्स। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स होंगी, ठीक है ना। अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे तो वो जुड़े होंगे किसी कंजंक्शन से। मान लो 2 सब्जेक्ट हैं तो बीच में एक कंजंक्शन, मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो बीच में 4 कंजंक्शन। तो इस तरह से एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा वर्ब्स ऐसे पेयर बनाएंगी कंजंक्शन के जरिए। अच्छा, दूसरी चीज़, सब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन बनेगा, या प्रोनाउन बनेगा, या जीरेंड बनेगा। किसी किसी केस में इन्फिनेटिव भी बन जाता है 1% केस में। तो नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और इन्फिनेटिव जहाँ भी मिले वो या तो सब्जेक्ट होगा या वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, दोनों में से एक काम करेगा। अच्छा, एक तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है, अगर कोई प्रेपोजिशन आई तो उसका ऑब्जेक्ट जरूर होगा। और ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो सब्जेक्ट बनता है। तो आपको नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और इन्फिनेटिव को पकड़ना है और देखना है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। यहाँ से आपका सेंटेंस पूरा निकल के आएगा। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। देखो, सेंट्रल होता है एक एडजेक्टिव, जीएसटी होता है एक नाउन, अथॉरिटी होता है एक नाउन। जीएसटी और अथॉरिटी को दोनों को मिला दिया तो बन गया एक कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स जब एक साथ मिल जाएं और उनका कोई एग्जिस्टेंस हो, उनका कोई मौजूदगी या अस्तित्व हो, तो वह कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। जीएसटी अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट का नाम है, जीएसटी डिपार्टमेंट, उसके ऑफिसर्स कहलाते हैं जीएसटी अथॉरिटी, है ना। तो जीएसटी अथॉरिटी एक कंपाउंड नाउन है। अगर सेंटेंस का पहला नाउन आपको मिले जो किसी वर्ब से या किसी प्रेपोजिशन से बाइंड ना हो, वही कहलाता है आपका सब्जेक्ट। समझ गए मेरी बात को? तो ये जीएसटी अथॉरिटीज नाम का कंपाउंड नाउन ही आपका सब्जेक्ट है। क्लियर? इससे पहले अगर कोई वर्ब आ रही होती तो ये सब्जेक्ट नहीं बनता, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही होती तो भी ये सब्जेक्ट नहीं बनता। और ये सेंट्रल इस सब्जेक्ट को एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। आगे बढ़ो, सब्जेक्ट आपको मिला तो आपका रूल नंबर 1 कहता है उसकी एक वर्ब होगी। तो अथॉरिटीज की वर्ब देखो मिली भी हुई है अपने को, हैव डिटेक्टेड। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाओगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब भी होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिल गए। अब और आगे बढ़ो, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। वर्ब के बाद में ए नाम का आर्टिकल पड़ा है। आर्टिकल ए, एन, दी ये कहाँ आते हैं? किसी नाउन से पहले, ठीक है ना। तो ये ए आर्टिकल क्या बता रहा है? इसके बाद में एक नाउन पड़ा है। और देखो नाउन पड़ा भी है, टैक्स नाम का एक नाउन पड़ा है और इवेजन नाम का एक नाउन पड़ा है। ये दोनों नाउन्स फिर से कंपाउंड नाउन बनाएंगे क्योंकि एक साथ में आए हैं। टैक्स इवेजन का मतलब है कर चोरी। कर चोरी एक कंपाउंड नाउन है, वास्तव की चीज है, हकीकत है, तो इसको हम कंपाउंड नाउन मान लेंगे। आप देखो वर्ब के बाद में एक नाउन रखा है और वर्ब से वो व्हाट का रिप्लाई भी कर रहा है। अगर वर्ब के बाद में कोई भी नाउन मिल जाए और व्हाट या होम का रिप्लाई कर रहा हो, वो नाउन कहलाएगा क्या? वर्ब का ऑब्जेक्ट। अथॉरिटीज ने क्या पकड़ा? व्हाट डिड दे डिटेक्ट? उन्होंने पकड़ा एक टैक्स इवेजन को। तो व्हाट का रिप्लाई करने वाला ये कंपाउंड नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इतना मामला क्लियर? चलो आगे बढ़ो। ऑफ एक प्रेपोजिशन होती है, इसका ऑब्जेक्ट है रुपए, रुपीस। और देखो रुपीस कितने हैं? 830 करोड़ से ज्यादा। ओवर मतलब ज्यादा, 830 करोड़। ये इस रुपए के बारे में बताने वाला एक एडजेक्टिव है। समझ गए ना मेरी बात को? ओवर, रुपी, 830 करोड़। इस तरह से ये ओवर और 830 करोड़ जो है एडजेक्टिव्स हैं इस ऑफ प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के लिए। फिर आगे बढ़ो, बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है पान मसाला। अब ये पान मसाला भी एक कंपाउंड नाउन है ना। पान भी नाउन, मसाला भी नाउन। लेकिन पान मसाला नाम की चीज बाजार में आती है, इसका एग्जिस्टेंस है, तो ये कंपाउंड नाउन का काम करेगा। इलीगल जो है इस पान मसाला के बारे में बता रहा है, ये एक एडजेक्टिव है, बाय प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो पान मसाला के बाद में मैन्युफैक्चरिंग नाम का एक एडजेक्टिव पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, बनाने वाला। और उसके बाद में एक नाउन पड़ा है यूनिट नाम का। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये एक पूरा कंपाउंड नाउन है। कौन सी यूनिट भाई? पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली। ऐसी यूनिट जहां पे पान मसाला मैन्युफैक्चर होता है, जहां पे कोई और चीज कुछ और नहीं होता, उसका पान मसाला का सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर होता है। समझ गए ना मेरी बात को? तो ये इलीगल जो है ना एडजेक्टिव, इस इलीगल एडजेक्टिव ने इस पूरे कंपाउंड नाउन को ही मॉडिफाई करना है। और ये जो पूरा कंपाउंड नाउन है ये इस बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मामला क्लियर? अब देखो हियर, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहां पे हुआ काम? ये कहां पे पकड़ा गया? वेयर का रिप्लाई किसने किया? वेयर का रिप्लाई किया हियर नाम की इस एडवर्ब ने। इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, जो जगह की बात करे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास एंड नाम की कंजंक्शन और उसके पास पड़ी एक वर्ब अरेस्टेड। ध्यान से देखो, जीएसटी अथॉरिटीज की वर्ब नंबर 1 थी हैव डिटेक्टेड और जीएसटी अथॉरिटीज की वर्ब नंबर 2 है अरेस्टेड।
इस वर्ब से पहले भी हैव लगा हुआ है जिसको हमने दूसरी बार लिखने से मना कर दिया, रिपीट ना हो, तो इस हैव को आप यहां पे भी मान सकते हैं लिखा हुआ है। तो अथॉरिटीज हैव डिटेक्टेड एंड अथॉरिटीज हैव अरेस्टेड, समझ गए ना। तो ये होगी वर्ब नंबर 2 हमारे सब्जेक्ट की। अरेस्ट किसको किया? एक पर्सन को किया, एक आर्टिकल है, इसके बाद एक नाउन आएगा। पर्सन एक नाउन है, कलेक्टिव नाउन भी है ना। तो इस अरेस्ट के बाद में इसका ऑब्जेक्ट बन के आया। पर्सन एक्चुअल में कलेक्टिव नाउन नहीं है, इसको कॉमन नाउन ही आप बोलेंगे। चलो, फोर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इन्वॉल्वमेंट, और किसकी इन्वॉल्वमेंट? उसकी इन्वॉल्वमेंट, इस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, है ना। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इस फोर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट को, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू, कुछ लोग बोलते हैं सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करेगी। पर आप ऐसा समझो ना, अगर आपको अकॉर्डिंग टू मिल जाए, तो इसको एक प्रेपोजिशन की तरह ही ट्रीट करना है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू मतलब एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ऑफिशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नाउन इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफिशियल इसका नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। कौन सी स्टेटमेंट? पर्सनल स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा जो आपने सीखा ना वो कितना काम आता है पेपर के अंदर। पहले इसको एक बार समझ लो, दिमाग में बिठाओ, एकदम चिल मार के पढ़ना है इसको जो मैं पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट है आपका जीएसटी अथॉरिटीज, एक नाउन है। वर्ब है इसकी हैव डिटेक्टेड, वर्ब नंबर 1, ठीक है। सेंट्रल एक एडजेक्टिव है, इस नाउन को एडजेक्टिव बनके मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी अथॉरिटीज? सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटीज। चलो आगे बढ़ो। डिटेक्ट किसको किया? एक टैक्स इवेजन को। टैक्स इवेजन भी एक कंपाउंड नाउन है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ए इसके पहले लगा हुआ तो एक नाउन ही है, ये कंपाउंड नाउन की तरह काम कर रहा है। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रुपए। रुपए कौन मॉडिफाई कर रहा है? ओवर और 830 करोड़, ये दोनों एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। कितने रुपए? 830 करोड़ से ज़्यादा। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 800 रुपया, 830 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। तो ये ओवर 830 करोड़ जो है इस रुपए को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पान मसाला की कंपनी या फैक्ट्री, है ना, प्लांट। इलीगल इस बाय प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहा है ना। कौन सा था ये प्लांट? जो था इलीगल, लीगल नहीं, इलीगल। हेयर एक एडवर्ब है, ये काम कहाँ हुआ? वेयर का रिप्लाई करने वाली एडवर्ब प्लेस, एंड एक जो है कंजंक्शन है। अब इसके पास कई चीज़ें इसके बाद आ सकती थी, लेकिन राइटर ने इसके बाद में रखी है वर्ब नंबर 2। पहली तो वर्ब नंबर 1 थी हैव डिटेक्टेड, वर्ब नंबर 2 है हैव अरेस्टेड, ठीक है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है पर्सन, ये नाउन। फिर फोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इन्वॉल्वमेंट, जिसको हिज नाम का एक एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट नाम का ये नाउन, ऑफिशियल इस स्टेटमेंट को एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो इसको ध्यान से, आपने इतना सीखा ना, अब मैं एक भी वर्ड चेंज करूंगा इस सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं आपके सामने करके दिखाता हूं आपको। पेपर में वो आपको ऐसे एरर बना के देता है। मान लो हिज की जगह यहाँ पे लगा देगा इट्स, या लगा देगा देयर, ठीक। ऑफिशियल की जगह लिख देगा काट के ऑफिशियली, है ना, हल्की फुल्की कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर रहा। इलीगल की जगह लिख देगा इलीगैलिटी, ठीक है ना। चलो, इवेजन की जगह लिख देगा इवेजिव। अब जो लड़का लड़की इंग्लिश के रट्टे मारता है ना, उसमें उसको एक हल्की सी हवा भी नहीं लगेगी यहाँ पे हुआ क्या है। टैक्स इवेजिव लिख दूंगा तो उसको समझ में नहीं आएगा टैक्स इवेजन और इवेजिव में क्या फ़र्क है। इट्स लिख दूंगा तो वो पकड़ नहीं पाएगा ये प्रोनाउन किसके लिए लगा हुआ है। ऑफिशियल और ऑफिशियली का वो फ़र्क नहीं बता पाएगा, क्यों ऑफिशियली यहाँ गलत है और ऑफिशियल सही है। अब ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे ऑफिशियली लगा रहा हूँ, ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करती है? एडजेक्टिव को, दूसरी एडवर्ब को, या किसी वर्ब को। हमारे पास यहाँ पे एन के बाद में एक स्टेटमेंट नाम का नाउन पड़ा है। नाउन को एडवर्ब क्या मॉडिफाई कर सकती है? अगर ऑफिशियली इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता तो ऑफिशियली गलत है, यहाँ पे ऑफिशियल नाम का एडजेक्टिव ही आएगा। समझिए मेरी बात को। एडवर्ब के लिए एडवर्ब लगाई जाती है या वर्ब के लिए एडवर्ब लगाई जाती है, नाउन के लिए कभी एडवर्ब नहीं आती। तो ऑफिशियली जैसे लिखोगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है इस पर्सन के लिए आया है। पर्सन अकेला सिंगल पर्सन है। सिंगल पर्सन के लिए आप हिज लगाएं, हर लगाएं। इट्स लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। देयर लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। तो आपने जैसे रिलेट किया आपको पता लग गया ये हिज की जगह पे हर या हिज की जगह पे कुछ और आएगा, वैसे ही सेंटेंस गलत हो जाएगा। बाय एन इलीगल, इलीगल क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। इलीगैलिटी क्या होता है? एक नाउन होता है। अगर आपने बाय प्रीपोजिशन के बाद में इलीगल एडजेक्टिव की जगह इलीगैलिटी नाम का नाउन लगाया तो पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ना, इस नाउन का आप क्या करोगे? इस नाउन को किसी का ऑब्जेक्ट तो आपको बनाना ही है। आपने यहाँ पे इलीगैलिटी लिख करके बाय का ऑब्जेक्ट बना दिया इलीगैलिटी को, तो ये पान मसाला यूनिट कहाँ जाएगी? आपको तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव भी चाहिए था जो इस यूनिट के बारे में बताए, है ना। तो इलीगैलिटी नाम का नाउन भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे इलीगली आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कौन सी चीज़ अपनी जगह पे है या नहीं।
एक दो सेंटेंस और करेंगे और आइडिया लगेगा आपको। आ जाओ। मैं सभी से सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना खुद से कोशिश करें इस सेंटेंस को करने की, सब लोग कोशिश करें। चलो, द फर्म वॉज इवेडिंग द पेमेंट ऑफ GST और गुड्स और सर्विस टैक्स बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लैंडस्टाइनली सप्लाइंग गुटखा या पान मसाला या टबैको प्रोडक्ट्स विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी इट्स एट। कह रहे जो फर्म थी वो इवेड कर रही थी, जो फर्म थी वो बच रही थी पेमेंट से जीएसटी की पेमेंट से देने से बच रही थी, है ना, टैक्स को जो है चोरी कर रही थी। और कैसे कर रही थी इस काम को? मैन्युफैक्चर करके और गुपे चुपे तरीके से क्लैंडस्टाइनली या सीक्रेटली, है ना, सीक्रेटली सप्लाई करके इन सभी प्रोडक्ट्स को। और कैसे कर रहे थे? बिना किसी रजिस्ट्रेशन के और पेमेंट ऑफ ड्यूटी के। ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स। तो टैक्स, ड्यूटी या पेमेंट रजिस्ट्रेशन करवाए बिना ही इन्होंने मैन्युफैक्चर किया और बाजार में बेचना शुरू कर दिया। समझ गए? ये कहने वाली थी इट का मतलब है यहाँ पे स्टेटमेंट की बात हो रही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए हमने इट नाम के प्रोनाउन को यूज़ किया। अब इसी को अपने कोशिश करेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से। नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन सब अलग अलग कलर में आपके सामने है। अपनी प्रीमियम वीडियो के अंदर भी हम SBT को ही फॉलो करते हैं। मैं आपको क्लोज टेस्ट अगर करवाऊंगा ना तो वहाँ भी यही मेथड लगाऊंगा, आपको पता लगे लॉजिक के साथ कब कौन सी चीज़ यहाँ पे आनी थी। आज प्रीमियम वीडियोस का बैंकिंग वाला एक नया फुल पेपर मैंने डाल दिया है, 2 घंटे का पेपर है। अगर आप मेंबर हैं तो जाकर के अपनी प्लेलिस्ट में चेक करें, यहाँ पे आपको फुल पेपर मिल जाएगा बैंक का 2 घंटे का। जो लोग मेंबर नहीं है वो मेंबर बन सकते हैं, छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दे करके आप भी इन सब वीडियोज़ को ज्वाइन बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं। अब आ जाओ इसको देखो। फर्म है एक नाउन, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। इससे पहले कोई वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही है? नहीं आ रही। तो ये नाउन जो है किसी वर्ब और प्रेपोजिशन से बाइंड नहीं हुआ, यही आपका सब्जेक्ट है। फॉर्म का सब्जेक्ट मिल गया आपको फॉर्म में, तो आप उसकी वर्ब ढूंढोगे। तो वर्ब है इसकी वॉज इवेडिंग। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, वॉज वर प्लस में वर्ब की ING फॉर्म। अब यहाँ पे आपको एक काम जरूर करना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जरूर देखें। फॉर्म सिंगुलर है तो वर्ब भी वॉज है, इस चीज़ को जरूर आप जो है ना मैच करें। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब। अब देखो इवेड क्या कर रही थी? फर्म किससे बच रही थी? इवेड करना मतलब बचना, किसी चीज़ को जो है ना करना। तो फर्म किस चीज़ से बच रही थी भाई? पेमेंट से। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई देने वाला या वर्ब से हुम का रिप्लाई देने वाला नाउन कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये पेमेंट नाम का नाउन इस इवेड वर्ब का हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो इस ऑब्जेक्ट के बाद ऑफ प्रेपोजिशन लगी है। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और GST। ये अपने आप में कंपाउंड नाउन है। एक नाउन, 2 नाउन, 3 नाउन और बीच में एंड भी लगा हुआ है। ये कंपाउंड नाउन कैसे है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST एक टैक्स का नाम है, सरकारी टैक्स का नाम है ना। तो ये सब नाउन्स एक साथ मिले हुए हैं और एक एग्जिस्टेंस भी रखते हैं, एक टैक्स भी हैं। तो ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गए GST। अब देखो बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना है। अब यहाँ देखोगे ना बहुत सारे नाउन्स आए हुए हैं इसको ऑब्जेक्ट बनने के लिए। पहला नाउन आया मैन्युफैक्चरिंग नाम का वर्ब का ING फॉर्म। वर्ब की ING फॉर्म जब सब्जेक्ट बने, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बने या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने, वो कहलाती है जीरेंट। अब ये मत बोलना सर मुझे पता नहीं है जीरेंट, करवा चुका हूँ मैं बहुत अच्छे से ग्रामर सीरीज में आपको। तो यहाँ पे बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है ये है जीरेंट, मैन्युफैक्चरिंग नाम का। अब देखो एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग नाम का जो है जीरेंट इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1। और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? एंड कंजंक्शन के बाद में सप्लाइंग नाम का जीरेंट। 2 ऑब्जेक्ट बने हुए इस वर्ब के, इस प्रेपोजिशन के। पहला है मैन्युफैक्चरिंग नाम का जीरेंट और दूसरा है एंड लग के सप्लाइंग नाम का जीरेंट। अब देखो सप्लाइंग नाम की वर्ब की ING फॉर्म जो कि नाउन का काम कर रही है लेकिन अपने पहले एडवर्ब ले रही है। आपको पता है जीरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव ये एडजेक्टिव से ही मॉडिफाई हो सकते हैं और ये एडवर्ब से भी मॉडिफाई हो सकते हैं, दोनों से मॉडिफाई हो सकते हैं। तो इस बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पे सप्लाइंग। ये सप्लाइंग मॉडिफाई हो रहा है क्लैंडस्टाइनली नाम के एडवर्ब से, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो सप्लाई किसको किया? इस जीरेंट से वर्ड का रिप्लाई दे दिया गुटके ने, पान मसाले ने और टबैको प्रोडक्ट्स ने। तो ये सप्लाइंग जीरेंट का ऑब्जेक्ट है गुटका, पान मसाला और टबैको प्रोडक्ट्स। विदाउट एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रजिस्ट्रेशन नाम का नाउन, एनी से मॉडिफाई हो रहा है। और एंड नाम के कंजंक्शन के बाद इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है विदाउट का पेमेंट। समझ गए ना? विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट पेमेंट, बीच में जुड़े हुए एंड से। अच्छा, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ड्यूटी, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 और इसकी वर्ब है सेट। ठीक है ना? आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल सा सेंटेंस है। किसी के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा बस यही वाला, अगर आएगा तो यहाँ पे एडवर्ब क्यों आई सर, यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों नहीं आया, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक बार मैं रिपीट कर दूँ, इस सेंटेंस को ध्यान से देख लेना।
फर्म आपका सब्जेक्ट है, वॉज इवेडिंग आपकी वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है पेमेंट नाम का नाउन, ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है गुड्स, इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है सर्विस टैक्स। ये टोटल एक ही ऑब्जेक्ट है, यूँ समझो आप, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बन गया, ठीक है ना। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फिर बाय प्रेपोजिशन आई, इसने दो ऑब्जेक्ट लिए, पहला ऑब्जेक्ट ले लिया मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्जेक्ट नंबर 1, फिर एंड लगा के इसने दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया सप्लाइंग। बीच में पड़ी हुई है एडवर्ब क्लेंडिस्टाइनली नाम की, जो कि सप्लाइंग नाम के इस जीरेंड को मॉडिफाई कर रही है। सप्लाई किसको किया? सप्लाई किया इन तीनों चीज़ों को। ये तीनों चीज़ें सप्लाई नाम के जीरेंड की जो है ऑब्जेक्ट हैं। विदाउट प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रजिस्ट्रेशन और दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका पेमेंट, दोनों जुड़े हुए हैं एंड से। एनी जो है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों को मॉडिफाई कर रहा है, एक ऐसा एडजेक्टिव है। ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ड्यूटी, ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, इट स्टेटमेंट के लिए आया है, और साइड हो गई इसकी वर्ब। अब यहाँ पे किसी के मन में सवाल आया, सर ये एडवर्ब क्यों यूज हुई यहाँ पे? सप्लाइंग तो एक जीरेंड है, नाउन का काम करता है, इस बाय प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। अगर ये नाउन है तो इसको एडजेक्टिव से क्यों नहीं मॉडिफाई कर दें, एडवर्ब से क्यों करना है? देखो इसका कोई रूल नहीं है, इसका रूल आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस से। मैं आपको यूँ बोल दूँ कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए, द लगा होना चाहिए, तब तो ये नाउन है, नहीं तो ये एडजेक्टिव है। ऐसी बातें मैं नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि ऐसे रूल आपको मिलेंगे लिखे हुए बहुत सारे नेट पे। इसका रूल क्या है? सिंपल सा है, आपको फील करना है। अगर इस जीरेंड की वर्ब वाले कैरेक्टर की बात हो रही है, वर्ब वाले कैरेक्टर की बात हो रही है, तब तो आप उसके लिए एडवर्ब यूज़ करेंगे। अगर किसी जीरेंड के नाउन वाले कैरेक्टर की बात हो रही है, तब आप उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्ब वाला कैरेक्टर यूज़ हो रहा है, इसने इवेड किया इन दोनों कामों को करके। टैक्स कैसे बचाया उसने? एक तो मैन्युफैक्चर करके और एक सप्लाई करके। एक काम जैसी फीलिंग आ रही है, मैन्युफैक्चर भी कर रहा था और सप्लाइंग भी कर रहा था। अगर यहाँ पे वर्ब जैसे कैरेक्टर की बात हो रही है तो इसके लिए मैंने एडवर्ब को यूज़ कर दिया। अगर नाउन जैसे कैरेक्टर की बात हो रही थी तो हम यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज़ कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखेंगे और हमें क्लियर होगा अपने दिमाग में। अब ये सेंटेंस है, पहले मैं इसको सिंपली पढ़ लेता हूँ, फिर अपने पढ़ेंगे एसपीटी से। कह रहा, ऑन द बेसिस ऑफ द सर्च एट द प्रीमाइसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर इट वॉज फाउंड दैट illegal manufacturing of गुटखा, पान मसाला, tobacco products was going on, evidenced by a godown, machines, raw materials and manufactured products at the premises। कह रहे ऑन द बेसिस, आधार पे, बेसिस पे, और किसके भाई? सर्च के, छानबीन के। और कहाँ पे? प्रीमाइसिस में, परिसर में। प्रीमाइसिस का मतलब होता है परिसर, बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री के परिसर में छानबीन के आधार पे, और किसके? इस मैन्युफैक्चरर के, इस निर्माता के। कह रहा है ऐसा फाउंड हुआ, ऐसा पाया गया, दैट वो ये पाया गया कि गैर कानूनी जो निर्माण था, मैन्युफैक्चरिंग थी, प्रोडक्शन थी, इन सब चीज़ों की, वो वॉज गोइंग ऑन थी, वो जारी थी, है ना। और कह रहा है ये सब एविडेंस भी किया गया एक गोडाउन के जरिए, मशीन्स के जरिए, कच्चे माल के जरिए, रॉ मटेरियल के जरिए और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के जरिए जो इस परिसर के अंदर पड़े थे। तो इन्होंने सब कुछ वहाँ पर छानबीन की और इनको पता लगा कि ये सब चीज़ें वहाँ रखी हैं, गोडाउन भी है, कच्चा माल भी रखा हुआ है, मशीनें भी हैं। तो यहाँ से इनको सबूत मिले कि यहीं पे पान मसाला बनता है इलीगली। कह रहे ये कहने वाले हैं ऑफिस ऑफ कमिश्नर सेंट्रल टैक्स दिल्ली वेस्ट वाले, और इन्होंने कहा एक स्टेटमेंट में शनिवार को, सैटरडे को। समझ गए? अब इसको पढ़ेंगे एसपीडी से, है ना, यही सेंटेंस को ब्रेक करके देखो। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बेसिस। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सर्च नाम का नाउन। एट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है प्रीमाइसिस नाम का नाउन। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है मैन्युफैक्चर नाम का नाउन। 4 प्रेपोजिशन, 4 ऑब्जेक्ट्स। एक भी नाउन ऐसा नहीं है, एक भी नाउन इन चारों में से ऐसा नहीं है जो किसी प्रेपोजिशन या वर्ब से ना जुड़ा हो। अगर ये चारों ही किसी ना किसी से इंगेज है ना, तो इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये चारों ही इन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे पड़े हुए हैं। सब्जेक्ट आया आपका इट नाम का प्रोनाउन, जो किसी वर्ब से नहीं जुड़ा हुआ, किसी प्रेपोजिशन से नहीं जुड़ा हुआ, कॉमा के बाद एक नए क्लॉज में शुरू हो रहा है ना। तो इस इट को अपने सब्जेक्ट मान लेते हैं, इसकी वर्ब होगी वॉज फाउंड। सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दोनों एग्री भी कर रहे हैं। अब देखो दैट कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या कहती है? मेरे बाद में एक नया सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे नया सब्जेक्ट आया हुआ मैन्युफैक्चरिंग नाम का जीरेंट। वर्ब क्या है? एनजी फॉर्म, सब्जेक्ट का काम कर रही है, सब्जेक्ट नंबर 2। इसको मॉडिफाई कर रहा है इलीगल नाम का ये एडजेक्टिव। देख रहे हो यहाँ पे जीरेंट जो है एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। आगे देखेंगे इसको क्यों यहाँ पे एडवर्ब नहीं आई, देखते जाओ। कह रहा है ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये सब चीज़ें, और लगी किससे हुई है? स्लैश से। स्लैश का मतलब है और, है ना। ऐसा समझ लो गुटखा या पान मसाला या टोबैको प्रोडक्ट्स, ये सब वहाँ पे बनते थे। अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट नंबर 2 जो है इलीगल मैन्युफैक्चरिंग, एक की तो वर्ब आपको मिल गई थी, यहाँ पे ये पड़ी। 2 की वर्ब जो है वो यहाँ पड़ी है वॉज गोइंग ऑन।
गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है, ऑन एक एडवर्ब होती है, इन दोनों से मिलके बनी है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का जारी होना, कंटिन्यू होना, ठीक है ना। तो वॉज गोइंग ऑन मतलब मैन्युफैक्चरिंग होना जारी थी। अब देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है एविडेंस्ड, अचानक से आई हुई V3, सारे सब्जेक्ट्स को सारी वर्ब्स मिल चुकी, सारे सब्जेक्ट्स को सारी वर्ब्स मिल चुकी, फिर भी ये वर्ब बिना बात के आई है धक्के काम की, समझ रहे हो ना। और ये है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे पता लगा मुझे, जब भी ऐसी वर्ब आती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है और एडजेक्टिव का काम कर रही होती है। इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और इसकी एक और निशानी होती है, मोस्ट ऑफ केसेस में इसके बाद बाय नाम का जो है प्रपोजिशन रखा होता है, किसके द्वारा वो काम हुआ, किसके द्वारा हमें एविडेंस मिली। तो ये सारी चीज़ एविडेंस्ड है। एक तो बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है गोडाउन, दूसरा ऑब्जेक्ट है मशीन, तीसरा ऑब्जेक्ट है रॉ मटेरियल, और चौथा ऑब्जेक्ट है लास्ट एंड लगा के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। समझ गए ना मेरी बात को। एविडेंस्ड बाय मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जिसमें ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पार्टिसिपल का काम कर रही है, ये बाय प्रपोजिशन के सबके सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ध्यान देना, रॉ एक एडजेक्टिव है, मटेरियल को मॉडिफाई कर रहा है, मैन्युफैक्चर से एडजेक्टिव है जो प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर रहा है। ये भी एक पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये एक नाउन के लिए आया है, इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, वो प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। और ये सारा काम कहाँ हुआ है, एट के बाद आया प्रीमाइसिस नाम के नाउन में। अब ये कहने वाले कौन है, देखो कॉमा लगा के सब्जेक्ट नंबर 3 मिला, ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ सेंटर टैक्स। इन्होंने सेट कर दी अपनी वर्ब, सब्जेक्ट 3 की वर्ब नंबर 3, इन वर्ब है, इन एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट नाम का नाउन, सैटरडे यहाँ पे एक एडवर्ब है। समझ गए। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसमें एक दो एरर्स हैं वो बताऊंगा, फिर एक दो इसमें वोकैबुलरी के अच्छे पॉइंटर्स हैं, है ना। ये चारों प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं, ठीक। सब्जेक्ट बन गया इट, वर्ब बन गई वॉज फाउंड, दैट कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 आया इलीगल मैन्युफैक्चरिंग, वर्ब आ गई इसकी वॉज गोइंग ऑन, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये तीनों चीज़ें स्लैश से जुड़ी हुई, ठीक। अब ये एविडेंस यहाँ पे अचानक से आई हुई V3 है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज को बनाएगी। बाय से मुझे और आइडिया लगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है जो एडजेक्टिव का काम करेगी। बाय के ऑब्जेक्ट हमने दे दिए 1, 2, 3 और लास्ट में एंड लगा के 4। इस एंड से बाद जो ऑब्जेक्ट आया, इससे पहले एक वर्ब की थर्ड फॉर्म और पड़ी है जो कि इसको मॉडिफाई कर रही है एज एन पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे रॉ भी मटेरियल्स को मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा माल, कच्चा माल। अब देखो ये एड प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया प्रीमाइसिस, कहने वाले थे ये इंसान जो कि सब्जेक्ट नंबर 3 है, इनकी वर्ब है सेड, वर्ब नंबर 3, इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट, सैटरडे यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। कब कहा ये काम सारा कब हुआ, सैटरडे को। अब ध्यान देने वाली चीज़ है, ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर आपको सैटरडे लिखा है तो उससे पहले ऑन लिखना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑन यहाँ पे ना लिखना हो तो आपको लिखना चाहिए दिस सैटरडे, दैट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे, प्रीवियस सैटरडे, अपकमिंग सैटरडे। अगर ये सब फ्रेजेस आप लगा दो, इनमें से कोई भी वर्ड आप लगा दो सैटरडे के आगे, तब ऑन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही इंग्लिश यही कहती है। लेकिन अब यहाँ पे इसने इनमें से एक मान तो लिया पर लिखा नहीं, इसकी वजह से ऑन भी छोड़ाया। तो एक्चुअल में इसको लिखना चाहिए था दिस सैटरडे या प्रीवियस सैटरडे या लास्ट सैटरडे, है ना। इस ऑन को यहाँ ना लगाता तब काम चल जाता। अब एग्जाम के हिसाब से गलती है, यहाँ पे ऑन आना चाहिए अगर सैटरडे अकेला रखा हुआ है। अब आपसे एक सवाल भी है मेरा, प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस इस नाउन को एस को मैं निकाल दूं तो प्रीमाइस बचेगा। प्रीमाइस और प्रीमाइसिस में क्या फ़र्क है, ये मत लिखना सर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, ऐसा कोई कमेंट ना करे। जिसको पता हो वही करना और जिसको नहीं पता हो सर्च करना, बहुत बार करवाया मैंने। प्रीमाइस और प्रीमाइसिस, प्रीमाइस और प्रीमाइसिस, इन दोनों में क्या फ़र्क है ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करेंगे आज की वीडियो को यहीं पे। एक काम करें आप, आज के लिए मैं आपको 2 सेंटेंसेस दे रहा हूँ जिनको आप करेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से जो है ब्रेक। ये पहला सेंटेंस है, बिल्कुल छोटा सा है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसका आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका आंसर है, ठीक है। कोशिश करना ऐसा ही आपका भी निकलना चाहिए। और ये आपका दूसरा सेंटेंस है, थोड़ा सा लंबा है पर ये सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको ट्राई करना। और ये इसका आंसर है। और कुछ बताओ ना बताओ ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में, कितना आप कर पाए, 10% कर पाए या 90% कर पाए या 99% किया, जो भी हो सच्चे दिल से करना और सच्चे दिल से ही मुझे बताना, अपने को पता लगे कितना आपको समझ में आ रहा है
कितना आप इम्प्रूव कर रहे हो। ऐसी हमने 15 वीडियोस और की हैं, आप उनको भी चला के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो उन वीडियोस को भी आप धीरे धीरे करके देख के अपना SPT मेथड जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। फिर से एक बार मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।